नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर आपका दोस्त यार चौधरी। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करंट अफेयर से जुड़ी हुई, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बिंदु पे हम चर्चा करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि पश्चिमी एशिया में हम खासतौर से इजराइल और ईरान वार को देख रहे हैं, जहां इजराइल है वो ईरान पर हमला कर रहा है और उसका जवाब में ईरान भी इजराइल पर हमला कर रहा है। पूरे विश्व की नज़र इस पे है और इजराइल ने खास तौर से घोषणा कर रखी है। इसके युद्ध का कारण की हम बात करें तो ईरान पर हमले का कारण इजराइल ये कहता है कि ईरान जो है वो परमाणु बम बनाने के बहुत नज़दीक था और इसीलिए उसको हमला करना पड़ा, पहला कारण। दूसरा ये भी कहता है कि उसकी जो बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता है उसको नष्ट करना है, ठीक साहब। और तीसरा जो युद्ध आगे बढ़ रहा है तो इजराइल ये भी कह रहा है कि ईरान में जो नेतृत्व है उसको बदलना होगा, खमेनेई को जाना होगा। ये तीन कारण है। इजराइल एक छोटा सा देश है जो ईरान जैसे बड़े देश को परमाणु क्षमता से संपन्न नहीं होने देना चाहता। ऐसा क्या कारण है, क्यों डर लगता है इसको, और एक छोटे से देश में वो क्या क्षमता है कि वो ईरान जैसे देश को परमाणु क्षमता हासिल करने से रोकने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। इसको समझने के लिए हमें इजराइल की एक नीति को समझना होगा, एक सिद्धांत को समझना होगा, और इस सिद्धांत का नाम है बेगिन डॉक्ट्रिन। जैसे भारत के एक सिद्धांत है, भारत की मिलिट्री का एक सिद्धांत है, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर चला, वो एक डॉक्ट्रिन चलती है भारत में, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का मतलब है कि भारत की सेना है उसका एक सिद्धांत है कि भारत पर जब भी आतंकवादी कोई हमला होगा दूसरे देश के सहयोग से तो उस पर तुरंत रिएक्ट करो और उसके आतंकवादी ढांचे को समाप्त करो, लेकिन युद्ध में नहीं जाना है, अपने बड़े स्तर पर युद्ध नहीं करने देना है। इसी को बोलते हैं कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन देखने को मिला। लेकिन मैं बात कर रहा था इजराइल की, तो इजराइल की जो डॉक्ट्रिन है, जो सिद्धांत है, वो है बेगिन डॉक्ट्रिन। और बेगिन डॉक्ट्रिन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सिंपल सी बातें करेंगे कि बेगिन डॉक्ट्रिन के तहत अभी ईरान पर हमला हुआ, ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है ऑपरेशन का नाम था। इससे पहले सीरिया को परमाणु क्षमता हासिल करने से रोकना भी इसका हिस्सा रहा है। इससे पहले इराक पर भी इसने हमला किया। तो इराक, सीरिया और ईरान तीनों के हमलों को, तीनों के जो आक्रमण है इजराइल के द्वारा, उसको हम समझेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग कहानियां, बड़े अलग अलग शानदार ऑपरेशन इजराइल के रहे। वैसे आप सबको पता है इजराइल जो है वो दिखने में छोटा है, लेकिन दिखने में छोटा होने के बावजूद भी काम इसके बड़े बड़े रहे हैं, काम इसके बहुत शानदार रहे हैं। तो देखो, इजराइल को पहले हम नक्शे में ढूंढे तो बड़ा छोटा सा देश दिखेगा आपको इजराइल। ये यहाँ बिल्कुल छोटा सा देश इजराइल, नक्शे में ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें भी यहाँ फिलिस्तीन है, यहाँ लेबनान है, यहाँ सीरिया है, यहाँ इराक है, इसके पास में जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है और ईरान है। अभी इजराइल और ईरान के मध्य 2000 से ज्यादा किलोमीटर दूर इजराइल हमला कर रहा है ईरान पर। ईरान वापस प्रत्युत्तर दे रहा है, वापस हमला कर रहा है 2000 किलोमीटर से ज्यादा। और एक ही चाहत, इजराइल की एक ही चाहत, परमाणु क्षमता हासिल नहीं करने देना ईरान से। तो देखो, सबसे पहले जो चर्चा कर लेते हैं ऑपरेशन बेगिन जो थी। ऑपरेशन बेगिन जो डॉक्ट्रिन आई थी इजराइल की, उसकी शुरुआत हुई थी 1980 के आसपास। 1980 के आसपास ये सिद्धांत इजराइल में बना और इस सिद्धांत का नाम वहां के प्रधानमंत्री थे 1980 में, जिसका नाम था मेनकेम बेगिन। ये आपके तस्वीर दिख रही है, इन्हीं के नाम पर ये सिद्धांत बना। और इस सिद्धांत के तहत इजराइल का ये मानना है कि वो आस पड़ोस के देश, जिन देशों को खुद इजराइल है वो खतरा मानता है, उन देशों को किसी भी हालत में परमाणु क्षमता प्राप्त नहीं होने देना ही बेगिन डॉक्ट्रिन कहलाती है। क्या कह रहा हूं मैं कि जो जितने भी देश हैं इजराइल के आस पड़ोस के देश, चाहे आपके जॉर्डन की बात हो, चाहे सऊदी अरेबिया की बात हो, चाहे इराक की बात हो, चाहे सीरिया की बात हो, चाहे इजिप्ट की बात हो, चाहे ईरान की बात हो, ये आसपास के जितने भी देश हैं,
चाहे यहाँ यमन की बात करो, चाहे ओमान की बात करो, ये जितने भी देश हैं, इजराइल मानता है कि इनको अभी वर्तमान में संकट इनसे नहीं है, लेकिन हो सकता है भविष्य में हो जाए। भरोसा नहीं करना है, भरोसा किसी देश पर नहीं करना है। और सबसे बड़ा खतरा जो है वो परमाणु क्षमता का है। अब देखो, भारत के पड़ोस में पाकिस्तान के पास परमाणु क्षमता है, बार बार गिदड़ बमकियां देता रहता है, मेरे पास परमाणु बम है, 500 ग्राम के परमाणु बम है, 250 ग्राम के परमाणु बम है, हम परमाणु हमला कर देंगे। तो भाई साहब, इजराइल ये चाहता है कि किसी भी हालत में अपने पड़ोसी देशों के पास वो क्षमता नहीं आ जाए कि वो धमकी देने के स्थिति में आए। इसीलिए जो सिद्धांत अपनाया गया इजराइल द्वारा, और उस सिद्धांत का नाम था बेगिन डॉक्ट्रिन, इजराइल के प्रधानमंत्री के नाम से था। और इसका उद्देश्य जो था वो ये था कि परमाणु शक्ति संपन्न किसी भी हालत में कोई सा भी देश नहीं हो। और इसी का एक भाग जो है वो वर्तमान में चल रहा है। वर्तमान में जो चल रहा है वो है ईरान का। और ईरान वाली खबरों को आपने देखा होगा कि इजराइल जो ईरान है, ईरान पर जो हमला कर रहा है उसका उद्देश्य ही है उसको परमाणु क्षमता को रोकना। और इसके लिए उसे सबसे पहला जो हमला किया वो ईरान के एक परमाणु रिएक्टर है जिसका नाम है नातांज। इस नातांज न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया। और इजराइल को पता था कि ईरान है कुछ एक समय बाद में इतना यूरेनियम और इतना प्लूटोनियम शुद्ध कर लेगा कि वो परमाणु बम बना लेगा। तो पहला काम तो न्यूक्लियर प्लांट को नष्ट करना। और देखना, इसमें दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण रही, इसका जो टारगेट था वो सेना के जो बड़े अधिकारी थे उनको नष्ट करना तो था ही था, लेकिन साथ साथ ही परमाणु वैज्ञानिकों को भी नष्ट करना था। कि भाई साहब, ईरान जो है आगे 10 साल में नष्ट कर दिया, मान लो न्यूक्लियर प्लांट नष्ट कर दिया, वैज्ञानिक बच गए तो वो फिर 2 साल में खड़ा कर लेंगे। और वैज्ञानिकों को ही नष्ट कर दिया तो फिर तो भाई साहब उसको पढ़ाई लिखाई में बहुत समय लगेगा। 10 साल तक ईरान परमाणु क्षमता प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने परमाणु वैज्ञानिकों को भी नष्ट किया। ये जो इजराइल की पॉलिसी है, बेगिन डॉक्ट्रिन, यही है कि उसकी परमाणु क्षमता को बिल्कुल खत्म कर दो, ताकि बाकी जो हथियार है वो चाहे रहे उसके पास, उससे हम निपट लेंगे। छोटा सा देश है लेकिन उसके पास क्षमता है। लेकिन यदि किसी देश के पास परमाणु हथियार आ गया तो फिर वो तो गएगा कि नाच, अपने इशारों पर नाच। तो ये इजराइल वाला ईरान वाला कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन आज की जो सेशन है उसमें 2 और ऑपरेशन की हम बात करेंगे। 2 ऑपरेशन अभी ईरान वाला चल रहा है, उसी के साथ साथ एक ऑपरेशन किया था इजराइल ने इराक पर। देखो, इराक भी पड़ोसी देश है, इराक ये बिल्कुल पड़ोसी देश है, एक सीरिया भी पड़ोसी देश है। इन दोनों पर अभियान किया था और दोनों की चर्चा बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हम सीखेंगे कि इराक पर हमला वो क्या था। देखो, इराक वाला मैटर की हम बात करें तो इराक के संबंध की बात करें और थोड़ा सा पीछे जाए तो इराक और अमेरिका के संबंध देखा जाए तो 1980 के आसपास की कहानी स्टार्ट करते हैं। और 1980 के आसपास जो है वो इराक और अमेरिका के संबंध बढ़िया थे। और इराक पर जो शासन कर रहे थे वो थे सद्दाम हुसैन। ये नाम सुन रखा होगा, बाद में अमेरिका ने हटा दिया। सद्दाम हुसैन का शासन था इराक पर। अब इराक को पता था कि यार इस क्षेत्र, इस रीजन में यदि हमें ताकतवर बनना है तो हमारे पास क्या चाहिए? परमाणु क्षमता चाहिए। ठीक साहब, अब परमाणु क्षमता चाहिए। उस समय एनपीटी जैसे समझौते हो रखे थे और परमाणु क्षमता केवल 5 देशों के पास, जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश थे, उनके पास परमाणु क्षमता थी। और इराक ये चाह रहा था कि उसके पास भी कैसे भी करके परमाणु क्षमता आए। पैसे है इराक के पास, पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन केवल पैसों से परमाणु संपन्न होना इतना आसान नहीं है। अब इराक को यह परमाणु सहायता मिले तो मिले कहां से? तो इराक का व्यापार चलता था, ध्यान से समझना, फ्रांस के साथ बड़ा शानदार व्यापार होता था। लगभग उस समय के आसपास 300 मिलियन के आसपास व्यापार हो रहा था। फ्रांस से हथियार खरीदना इराक, और इराक से तेल फ्रांस को जाता था। शानदार दोस्त हुआ करते थे, अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध। तो इराक के सद्दाम हुसैन ने फ्रांस से कहा कि भाई साहब आप एक काम कीजिए, हमारा आपके साथ बड़े अच्छे संबंध है, आप हमारे दोस्त हो, हमारे लिए जो बिजली निर्माण है असैनिक रूप से या बिजली निर्माण है, उसके लिए हमें एक परमाणु रिएक्टर बनाने की तकनीक उपलब्ध करवाओ। पैसे कितने ले लो चाहे आप,
ये इराक की तरफ से बयान है। फ्रांस ने कहा कि चलो ठीक है साहब, हम आपको परमाणु रिएक्टर बनाने में हेल्प करेंगे, लेकिन ध्यान रखना आपको परमाणु बम नहीं बनाना है, उसका सैन्य उपयोग नहीं करना है। इराक ने कहा कि ठीक है, हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। लेकिन सद्दाम हुसैन के दिमाग में ये चल रहा था कि भाई एक बार ये टेक्नोलॉजी यहां आ जाए तो फिर धीरे धीरे अभी परमाणु रिएक्टर बनाएंगे, परमाणु बम बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो तकनीक जो है वो फ्रांस से देने के लिए तैयार हो गया। इसके साथ साथ इटली के भी कुछ वैज्ञानिकों के साथ इराक ने समझौता कर लिया कि आप यहां आओ और हमारे परमाणु रिएक्टर लगाने में सहायता करो। अब क्या हुआ, इधर इजराइल छोटा सा देश हमेशा ध्यान रखता है अपनी सुरक्षा का। फर्स्ट चीज जो है वो है देश की सुरक्षा, और वो आज की नहीं, आगे 20 साल को ध्यान में रखते हुए रखता है कि 20 साल बाद में भी खतरा उत्पन्न नहीं हो जाए। और सद्दाम हुसैन सबसे बड़ा खतरा मानता था इजराइल को। तो इजराइल भी चुपचाप नहीं था, उसको पता था कि यदि यहां परमाणु रिएक्टर लग रहा है, और जो फ्रांस ने जो परमाणु रिएक्टर लगाने की घोषणा की उसका नाम था ओशिराक, याद रख लेना, ओशिराक, एक इराक से नाम जुड़ा हुआ है ओशिराक। तो ओशिराक याद रखना। अब ओशिराक में परमाणु संयंत्र लगाना स्टार्ट कर दिया। इधर इजराइल को डर था कि यार ये परमाणु संयंत्र लगेगा, कल को 2, 4, 5 साल बाद में ये परमाणु बम भी बनाएगा। तो इजराइल ने फ्रांस से कहा कि आप इसको परमाणु तकनीक है वो मत दो। फ्रांस ने कहा यार आपकी गड़बड़ क्या हो रही है, ये तो बेचारे बिजली बना रहे, कहां परमाणु बम बना रहे। तो फ्रांस की सहायता उसको नहीं मिली। इटली को भी समझाया, इटली ने भी इजराइल की बात नहीं मानी। और अमेरिका और जो इराक था इसकी अच्छी दोस्ती थी। अब इजराइल के समझ में आ गया कि भाई साहब जो कुछ करना है वो मुझे अकेले को करना है, कोई हेल्प नहीं होनी। और उसी समय जो इजराइल के प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो थे बेगिन। अब इस प्रधानमंत्री ने निश्चय कर लिया कि किसी भी हालत में इराक को परमाणु क्षमता हासिल नहीं करने देंगे वो। अब प्लानिंग होने लग गई। अब प्लानिंग ये हुई तो प्लानिंग में 3-4 समस्याएं आ रही थी। पहली समस्या तो ये कि मान लो यहां इराक के जो ओशिराक परमाणु रिएक्टर है, इस ओशिराक रिएक्टर में मान लो परमाणु बम बनाने के नजदीक है या रिएक्टर स्टार्ट हो गया और उस पर हमला कर दिया, तो उस पर क्या होगा, हमला होते ही वहां क्या होगा, न्यूक्लियर फैलेगा। यदि परमाणु संयंत्र चल रहा है और उस पर हमला होगा तो परमाणु लीकेज होगा और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और उसका विरोध कौन करेगा? फ्रांस करेगा, यूरोपीय देश करेंगे, अमेरिका भी करेगा। तो पहले तो लीकेज नहीं होना चाहिए। यह भी पता करना था कि रिएक्टर को स्टार्ट होने से पहले खत्म करना है। अभी स्टार्ट नहीं हो रहा था उस रिएक्टर, सामान आ रहा था, फ्रांस से सीमेंट आ रहे थे, लगभग 90 किलो के आसपास प्लूटोनियम और यूरेनियम पहुंचने वाले थे, और इधर प्लानिंग इजराइल में बन रही थी। अब दूसरी समस्या, तो पहली समस्या तो ये थी, तो इसका जिम्मा सौंपा गया मोसाद को। आप सबको पता है मोसाद है वो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, बड़ी शानदार एजेंसी है, और जहां भी काम दिया गया उसने अपना काम है बड़े शानदार तरीके से किया। तो मोसाद ने यह पता लगा दिया कि अभी ये रिएक्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ एक समय बाद में फ्रांस से एक जहाज आने वाला है जिसमें 90 किलो के आसपास यूरेनियम और प्लूटोनियम है। तो इजराइल ने कहा कि ठीक है, अब इस पर हमला तो हम कर सकते हैं। दूसरी बात, अब जो इराक जो है और इजराइल जो है इसके डिस्टेंस थी 1000 किलोमीटर से ज्यादा, 1000 किलोमीटर से ज्यादा, और न इनका बॉर्डर है वो आपस में छू रहा था, टच हो रहा था, बॉर्डर भी टच नहीं हो रहा था। तो अब इराक पर हमला करने के लिए उसको इजराइल को जॉर्डन जाना पड़ेगा, इधर सऊदी अरेबिया जाना पड़ेगा, और तब जाकर इराक में हमला होगा। ठीक साहब। और जॉर्डन और सऊदी अरेबिया है वो इजराइल के फाइटर जेट जो है हमला करने जाएंगे, उसको परमिशन तो देने वाले है नहीं, इजराइल को ये पता था, तो जाए कैसे। दूसरी बात,
तीसरी जो समस्या थी कि उस समय इजराइल के पास थे F-16 प्लेन। अब ये 1000 किलोमीटर, 1200-1500 किलोमीटर जाए और वापस 1500 किलोमीटर, यहां से इसकी देखा जाए, उस इराक की देखा जाए तो 1600 किलोमीटर के आसपास दूरी थी। इराक के 1000 किलोमीटर, लेकिन इस पर जाया जाए और इराक परमाणु रिएक्टर पर तो 1600 किलोमीटर के आसपास दूरी। तो जो F-16 थे वो एक बार जा तो सकते थे, लेकिन आए कैसे वापस, क्योंकि उसको वापस रिफिलिंग करनी पड़ेगी और ये सऊदी अरेबिया और जॉर्डन तो उपलब्ध करवाएंगे नहीं। तो इसका निचोड़ निकालने के लिए उस समय एक और देश इराक के पास में था जिसकी इराक से बनती नहीं थी, और उस देश का नाम था ईरान, जिसके साथ अभी इजराइल युद्ध लड़ रहा है। ईरान और इराक के मध्य 36 का आंकड़ा। तो इजराइल ने ईरान को कहा कि इराक तेरा दुश्मन है, कि हाँ साहब। इजराइल ने कहा कि इराक मेरा भी दुश्मन है। तो दुश्मन के दुश्मन क्या हो गए? दोस्त। ईरान और इजराइल के दोस्त हो गए। तो ईरान ने कहा कि आपको रिफ्यूलिंग की सुविधा है वो हम दे देंगे। तीनों समस्याएं हल हुई। अब चौथी एक समस्या और आ गई कि इधर से आपके F-16 विमान यदि जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के क्षेत्र से जाएंगे और यदि ये बीच में इसकी सेनाओं द्वारा, सऊदी अरेबिया और जॉर्डन की सेना द्वारा गिरा दिए जाए तो उनसे बचना है, तो कैसे बचा जाएगा? तो देखो, यहां से जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ओपेरा या ऑपरेशन बेबीलोनिया। दो ऑपरेशन का नाम था। पहले बेबीलोन ऑपरेशन नाम दिया गया, उसके बाद में उस ऑपरेशन का नाम चेंज हुआ और इसका नाम हो गया ओपेरा। ऑपरेशन ओपेरा लॉन्च किया गया 7 जून 1981 को, जिसमें 8 F-16 विमान इजराइल से उड़े और इसकी सहायता के लिए 8 F-15 विमान जो है वो उड़े। 8 + 8 मतलब 16 विमान। जब ये 16 विमान जॉर्डन की सीमा पर आए, जॉर्डन की सीमा में आए, तो जॉर्डन के सेना ने उनको ट्रैक कर लिया कि भाई कहां जा रहे हो, कहां पधार रहे हो। तो इजराइल के पायलट ने कहा कि हम इजराइल के नहीं है, हम तो ये विमान जो है वो सऊदी अरेबिया के हैं और गलती से जॉर्डन में आ गए। जॉर्डन और सऊदी अरेबिया दोस्त। तो जॉर्डन की सेना ने कहा कि गलती से आ गए। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, रडार पे पहचाना नहीं जा सकता था कि F-16 है कि F-15 है, कौन से विमान है। तो जॉर्डन की सेना ने कहा कि आप सऊदी अरेबिया के हो तो वापस आपको रास्ता देते हैं, सऊदी अरेबिया चले जाओ। तो यहां से उड़कर सऊदी अरेबिया पहुंच गए। सऊदी अरेबिया की सेना ने भी ट्रैक कर लिया कि भाई कहां पधार रहे हो। तो इन्होंने कहा कि हम तो कहां के हैं, जॉर्डन की सेना के हैं। इस प्रकार चकमा देते हुए F-16 और F-15 विमान जो है वो इराक पहुंचे और इराक में जो न्यूक्लियर बेस था, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था जिसका नाम मैंने बताया ओसिराक परमाणु रिएक्टर, उस पर उन्होंने हमला किया शाम को 4 बजे के आसपास। और मात्र 2 मिनट में इस परमाणु रिएक्टर को एकदम खत्म कर दिया। और उसके बाद में कुछ परमाणु वैज्ञानिकों को भी इराक के परमाणु वैज्ञानिकों को भी मारा। और ये 7 जून चुनने का कारण ये था इजराइल का, क्योंकि उस दिन संडे पड़ रहा था और इजराइल को ये पता था कि संडे के दिन जो जितने भी फ्रांस के और इटली के वैज्ञानिक हैं वो छुट्टी पे रहेंगे। तो उस दिन वो छुट्टी पे थे, वो मारे नहीं गए। यदि वो मारे जाते तो फ्रांस और इटली इजराइल पर हमला कर देते। तो 7 जून 1981 को ऑपरेशन ओपेरा या ऑपरेशन बेबीलोन के तहत इजराइल ने इराक की जो परमाणु क्षमता हासिल करने की कोशिश जो थी उसको एक साथ 2 मिनट में F-16 और F-15 की सहायता से खत्म कर दिया। आज तक इराक परमाणु क्षमता हासिल नहीं कर पाया। और उसके बाद में अमेरिका का भी कथन है, बहुत सालों बाद में जब अमेरिका और इराक के मध्य दुश्मनी पैदा हो गई थी तो अमेरिका ने भी कहा था कि यार इजराइल तूने बचा दिया। उस दिन यदि तू ये ऑपरेशन ओपेरा नहीं करता, ऑपरेशन बेबीलोन नहीं करता, तो इराक परमाणु शक्ति संपन्न हो जाता और अमेरिका की भी वो नहीं मानता।
पहला ऑपरेशन किया 1981 में। एक और ऑपरेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो ऑपरेशन है सीरिया में, और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ऑर्चार्ड, जो कि 2007 में इजराइल की सेना द्वारा किया गया सीरिया के विरुद्ध। कहानी उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी क्या है, देखो कहानी स्टार्ट होती है 2004-05 से। 2004-05 के आसपास सीरिया में एक नेता हुआ करते थे जिसको अभी हटा दिया गया, बशर अल असद की सरकार थी, तनाज़ा थे, और सीरिया ये चाह रहा था कि उसके पास क्या आए, परमाणु क्षमता आए, लेकिन वो इजराइल को नहीं जानता था। 1981 के ऑपरेशन को नहीं जानता, ऑपरेशन ओपेरा को नहीं पहचान पाया कि इजराइल हमें बनाने नहीं देगा। इराक की क्या हालत की थी वैसी की वैसी। अब इसकी कहानी में सीरिया की होने वाली है। तो मैं बात कर रहा था 2004-05 की। 2004-05 के आसपास सीरिया के बशर अल असद जो सरकार थी, इसने एक देश से संपर्क किया और उस देश का नाम था उत्तरी कोरिया, वो किम जोंग उन वाले तनासा, और उसको कहा कि यार आप भी परमाणु बम बनाना चाहते हो और मुझे भी परमाणु बम बनाना है, तो आप ऐसा कीजिए कि हमारे यहाँ जो रेगिस्तान है, यहाँ रेगिस्तान है और कभी रेगिस्तान है, इसमें एक परमाणु रिएक्टर बनाओ और धीरे धीरे हम कोशिश दोनों मिलकर, उत्तरी कोरिया और सीरिया मिलकर परमाणु बम बनाएंगे। उत्तरी कोरिया ने कहा कि ठीक साहब, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो उत्तरी कोरिया और सीरिया ने चुपके चुपके परमाणु बम बनाने की शुरुआत 2004-05 के आसपास कर ली। इधर इजराइल पूरे रीजन में ध्यान रखता है कि कहां दुश्मन है, वो सिर उठा रहा है। लेकिन उस समय एक घटना हुई, उत्तरी कोरिया में एक ट्रेन आ रही थी और ट्रेन में अचानक एक ब्लास्ट हुआ, और ट्रेन में ब्लास्ट इतना जोरदार हुआ कि एक गांव था जिसकी आबादी लगभग 10,000 के आसपास थी, और 10,000 की आबादी एकदम खत्म हो गई। उत्तरी कोरिया ने कहा कि इसमें तो कोई पेट्रोलियम थे और उसमें आग लग गई इसलिए मारे गए। इजराइल के कान पहले से ही खड़े थे कि यार ये उत्तरी कोरिया और ये सीरिया दोनों के संपर्क है जरूर, कोई खिचड़ी पक जरूर रही है। लेकिन जो उस ट्रेन में ब्लास्ट हुआ 2005 में, तो उस ब्लास्ट के साथ ही इजराइल को ये कंफर्म हो गया कि उस ट्रेन में क्या था, कोई परमाणु सामग्री थी। ये पेट्रोलियम से पूरा का पूरा गांव यूं खत्म नहीं हो सकता। तो इजराइल की जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी मोसाद, उसके कान खड़े हो गए और बारीकी से सीरिया पर नजर रखना चालू कर दिया। लेकिन उस समय इतने सैटेलाइट तकनीकें थी नहीं ज्यादा। तो एक बार क्या हुआ कि सीरिया का एक बहुत बड़ा अधिकारी है, वो लंदन गया हुआ था। अब मोसाद वाला पीछा छोड़ते नहीं है, कहीं भी जाओ चाहे आप वर्ल्ड में कहीं भी जाओ आप, मोसाद वाले पीछे लग गए। उसके लंदन जब गया हुआ था, तो लंदन में मोसाद की एक एजेंट हुआ करती थी, लेडीज बड़ी सुंदर थी। उसको ये काम सौंपा गया, आप होटल में जाओ और उससे संपर्क करो, जिसको बोलते हैं हनी ट्रैप। तो हनी ट्रैप में फंसा के इससे सूचनाएं उगलवाओ। अब जो ही वो अधिकारी लंदन में होटल में उस मोसाद की महिला से मिला, तो वो हनी ट्रैप पे फंस गया और उसके कंप्यूटर की सारी सूचनाएं, डेटा जो है वो अपनी हार्ड डिस्क में डाल के वो मोसाद है वापस इजराइल आ गया। उसको पता तक नहीं चला कि उसके पास जो लैपटॉप है, उसके पास जो कंप्यूटर है, उसमें सारी सूचनाएं हैं, वो मोसाद लेके इजराइल पहुंच चुका है। और जब इजराइल ने उस हार्ड डिस्क में से उसके डेटा निकाले, तो एकदम इजराइल कंफर्म हो गया कि सीरिया की जो तैयारी है वो रेगिस्तान में परमाणु रिएक्टर बनाने की चल रही है और बहुत कुछ बढ़ चुका है। लेकिन कितना बड़ा ये कंफर्म नहीं था, बढ़ चुका है या अब बन रहा है ये कंफर्म नहीं था। लेकिन लोकेशन उसको उस हार्ड डिस्क से पता चल गई, और वो लोकेशन जो थी एक बहुत बड़े मकान के नीचे अंडरग्राउंड में वो रिएक्टर चल रहा था रेगिस्तान में। इजराइल ने सोच लिया कि भाई साहब अब कुछ नहीं होना, अब कुछ नहीं होना। यदि सीरिया को ये परमिशन दे दी जाएगी, ये परमाणु रिएक्टर बनाएगा, परमाणु बम बनाएगा, और फिर फोड़ेगा किस पर? इजराइल पे। फिर वो काम हुआ 1981 वाला। इजराइल की सेना को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। पहले मोसाद को ये जानकारी दी गई कि मोसाद यहां जाकर
पता लगाए कि रिएक्टर का काम कितना पूरा हुआ है, कब तक पूरा हो जाएगा, परमाणु बम बन रहा है कि नहीं, परमाणु ऊर्जा बन रही है कि नहीं। तब मोसाद ने इस रेगिस्तान में जाकर वहां की मिट्टी और पानी बिल्कुल चोरी चुपके से चुरा कर इजराइल वापस आए। और जब उसका विश्लेषण हुआ तो पता चला कि यहाँ परमाणु रिएक्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही हो सकता है। इसके बाद में इजराइल की जो एयरफोर्स थी उन्होंने F-15 भेजी, F-15 10, और ये ऑपरेशन जो हुआ था वो 6 सितंबर 2007 को, डेट याद रखना, 6 सितंबर 2007 को हुआ, जिसमें इजराइल ने सीरिया पर उस समय हमला किया। इस रेगिस्तान के नीचे जो बेसमेंट बना हुआ था जहां उत्तरी कोरिया की सहायता से परमाणु रिएक्टर बन रहा था, उसको नष्ट कर दिया गया। और उसके साथ साथ ही जो सीरिया के जो मंसूबे थे परमाणु रिएक्टर बनाने के, वो खत्म कर दिए। और उसके बाद में भी पीछा नहीं छोड़ा कि यार ये सीरिया तो वापस, उत्तरी कोरिया तो वैसा का वैसा है, वो वापस हेल्प करेगा, सीरिया वापस बनाएगा परमाणु बम, कितने दिन तक हमला करते रहेंगे। तो 2007 में ही उन्होंने कहा कि यार ये सीरिया में जो ज्यादा कोशिश कर कौन रहा है, बशर अल असद कर रहा है, कोई और वैज्ञानिक है या और कोई सेना का अधिकारी है। तो उनको पता चला कि मोहम्मद सुलेमान नाम का एक व्यक्ति है जो कि बहुत बड़ा अधिकारी है सेना का, उसके ख्वाब है कि परमाणु रिएक्टर बने, परमाणु बम बने। तो कहा कि यार मोहम्मद सुलेमान को ठिकाने लगाना पड़ेगा पहले। तो उसके बाद में कुछ दिनों बाद में ही इस सीरिया के जो मोहम्मद सुलेमान नाम के जो सेना अधिकारी थे, उनको यहाँ एक उनका बंगला हुआ करता था जो बिल्कुल समुद्र के किनारे था, और इस पर मोसाद ने इसको गोली मार दी। इजराइल ने कभी नहीं कहा कि सीरिया पर यह कांड हमने करवाया है, और सीरिया ने भी कभी नहीं कहा कि हमारे यहाँ परमाणु बम या परमाणु रिएक्टर बन रहा था और उसको इजराइल ने तोड़ दिया। बाद में 2018 में जाकर इसको इजराइल ने स्वीकार किया कि हमने सीरिया में वो कार्रवाई की थी, वो ऑपरेशन ओरचार्ड चलाया था। ऑपरेशन ओरचार्ड जो चलाया था, उसी के तहत हमने सीरिया की जो परमाणु क्षमता थी, उसके जो परमाणु मंसूबे थे, उसको खत्म कर दिया। इजराइल जैसा छोटा सा देश, यदि कोई देश सोच ले कि मैं परमाणु बम बढ़ाऊंगा, उसका सबसे पहले उसी का निपटारा करता है। अभी ईरान का निपटारा कर रहा है, मैंने कहा उससे पहले इराक का निपटारा कर दिया। आज तक इराक परमाणु शक्ति संपन्न नहीं बढ़ा, आज तक सीरिया परमाणु शक्ति संपन्न नहीं बढ़ा, और ईरान को भी किसी भी हालत में परमाणु शक्ति संपन्न नहीं होने देगा इजराइल। ये इजराइल की जो पॉलिसी है वो बड़ी जो शानदार पॉलिसी रही है इजराइल की। और इसी पॉलिसी का मैंने नाम बताया था कि जो डॉक्ट्रिन है, बेगिन डॉक्ट्रिन जो है, वो है केवल और केवल, यदि मुस्लिम कंट्रीज में हम देखें तो वो पाकिस्तान है जिसके पास परमाणु शक्ति है, और यदि इजराइल की तरह भारत भी पाकिस्तान को रोकना चाहता उस समय तो रोक सकता था परमाणु शक्ति संपन्न होने से। लेकिन हमारी पॉलिसी में और इजराइल की पॉलिसी में थोड़ा सा अंतर है। मैंने बताया था कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है भारत की, जो केवल और केवल आतंकवादी हमलों के विरुद्ध में होती है। तो इजराइल की इस प्रकार के जो 3 ऑपरेशन राइजिंग लायन की बात करो, ऑपरेशन ओपेरा की बात करो, ऑपरेशन जो सीरिया वाला था ऑपरेशन उसकी बात करें, तो तीनों ऑपरेशनों में, ऑपरेशन ओरचार्ड की बात करो, तीनों ऑपरेशन में एक बात कॉमन थी कि तीनों देशों में डेमोक्रेसी नहीं थी। सीरिया में बशर अल असद की सरकार थी, इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार थी, और अभी ईरान में चली रही है जो आपको कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा पता है। तो इन तीनों देशों को परमाणु सपनों पर किस प्रकार इजराइल ने पानी फेरा, वो अपनी क्लास में हमने डिस्कस किया। आशा है आपके लिए ये जानकारी इंटरेस्टिंग भी रही होगी, उपयोगी भी रही होगी, और यहाँ से आपसे कोई सवाल पूछे तो आपका ज्ञानवर्धन हुआ ही होगा। क्लास कैसी रही, सेशन कैसा लगा आपको, कमेंट करके जरूर बताना। नए सेशन में इसी प्रकार के सेशन लेकर आते रहेंगे हम। नए सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।